मान्य सभासदों, मान्य अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसदों, मैं आप सभी का युवा संसद के शीतकालीन सत्र में स्वागत करती हूँ। आशा है ये सत्र देश के लिए फलदायी होगा और देश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होंगी। आशा है आप सभी सदनीय गरिमा को बनाए रखेंगे, सदन की मर्यादाओं का पालन करेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाने में मेरा सहयोग देंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाए। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी महोदया, मैं अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद श्री लक्की रावत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? I take oath. आप किस भाषा में शपथ लेंगे? I take oath in English language. I, Lucky Singh, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the integrity of India and I faithfully discharge upon it. अब मैं हिमाचल के मंडी से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद श्री अरमान रावत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगा। मैं अरमान रावत युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करती हूँ। 2024 के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 66 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर भी मतदान कराया गया। ये चुनाव देश है कि भारत को विकसित करने का कार्य चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता रहे। 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से उठकर 5वें नंबर पर पहुंची है। आज भारत अकेला ही दुनिया की लोक में 15% का योगदान दे रहा है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर जोर दिया गया है। मेरी सरकार के
नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इन प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और इनकी आयतें भी बढ़ेगी। आजकल भारत दुनिया की चुनौतियां बनाने के लिए नहीं बल्कि उनका समाधान देने के लिए माना जाता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हम इनको एक समाधान दे रहे हैं। आने वाला समय ग्रीन एरा अर्थात हरी के पहले इसके लिए मेरी सरकार हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। माननीय विपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कहने का मौका दिया। किसानों, श्रमिकों, युवाओं सहित करोड़ों देशवासियों की आवाज बनकर कहती हूँ कि केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक नीतियों पर चलते हुए उनका सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए, जिसमें आवश्यक है कि देश का विकास हर वर्ग के अधिकार एवं हित में सम्मिलित हो। सभी को साथ लेकर चलना, हर मुद्दे पर चर्चा करते हुए सभी की सहमति के साथ देशहित एवं जनहित में निर्णय लेना सरकार का कर्तव्य भी है एवं दायित्व भी है, जिसे सत्य पक्ष को हर हाल में सत्यता एवं ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने हेतु अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका प्रदान किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सांसदों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार देश की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो चुनावी वादे हमने अपने देश की जनता से चुनाव के दौरान किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। हमारे सांसद रह चुके श्री सीताराम येचुरी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, 12 सितंबर 2024 को 72 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। मैं संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन धारण करें। बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जी श्री सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दीजिए। Thanks, Honorable Speaker Ma'am, for giving me this opportunity to express my view on the great politician. Sitaram Yechuri was an Indian Marxist politician and General Secretary of the Communist Party of India, who was a former member of the CPI's Police Bureau since 1992, and earlier also a Rajya Sabha MP from West Bengal in 2005 to 2017. And Sitaram Yechuri was elected as the General Secretary on 19th April 2015. He was awarded the Best Parliamentarian Award in the Rajya Sabha in 2016. He died recently on 12 September 2024. Being a Prime Minister of my country, I would like to extend my deepest condolences to the great family. May the soul rest in peace. Jai Hind. माननीय प्रधानमंत्री जी नवनियुक्त मंत्रियों का सदन से परिचय कराइए। जी महोदय, वित्त मंत्री श्रीमती तनुजा भंडारी, कानून मंत्री श्रीमती रिधिमा पूनिया, रक्षा मंत्री श्रीमती कामनी राव, रेलवे मंत्री श्री आर्यन कोहली, गृह मंत्री श्री मयंक सिंह रावत, शिक्षा मंत्री श्री आदर सिंह भंडारी।
महोदय, मैं अब सदन की कार्रवाई को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। महासचिव जी, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जाए। जी महोदय, प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। प्रश्न संख्या 221 श्रीमती स्नेहा रावत। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ओपीएस को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सांसदों एवं विधायकों को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन मिल जाती है, परंतु महोदया, हमारे कर्मचारियों को 30-35 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन नहीं मिलती है। पूरे देश में ओपीएस को लागू करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महोदया, अभी हमारी सरकार ने 3 राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया है। पूरे देश में ओपीएस को लागू करने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? वित्त मंत्री श्रीमती तनुजा भंडारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो नई पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई है वो पुरानी पेंशन से बेहतर है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा पेंशन मिलेगी एवं नई पेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार के खजाने पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा तथा इस धन का उपयोग देश के विकास में किया जा सकेगा। महोदया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने इस स्कीम में बदलाव भी किया है, जैसे एनपीएस स्कीम के साथ अन्य विकल्प जैसे यूपीएस स्कीम को भी शुरू किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की तरह ही पेंशन देने का कार्य करता है। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद। महोदया, हमें एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन लागू करो। प्रश्न संख्या 222 श्री पीयूष कमली। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। कुर्सी की चाहत ने सच को छुपा दिया, कुर्सी की चाहत ने सच को छुपा दिया, देश के सवालों को बस गोल गोल घुमा दिया। रेल की पटरियों पर बस मौत का खेल है, रेल की पटरियों पर बस मौत का खेल है, सरकार के वादों में बस हवा का टेल है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न माननीय रेल मंत्री जी से है। रेलवे में करीब 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। माननीय महोदया, एक आरटीआई रिपोर्ट के दौरान पता चला है कि रेलवे में ग्रुप सीटें 3,75,623 हैं, जिसमें से 3.1 लाख सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। तो विगत वर्षों में इन्हें भरा क्यों नहीं गया और अभी भी ये सीटें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं कि जो रेलवे सुरक्षा आयोग मतलब कि जो सीआरएस है, वो केवल 8 से 10% दुर्घटनाओं की ही जांच करता है और अभी भी इस सीआरएस को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? धन्यवाद। रेल मंत्री श्री आर्यन कोहली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ प्रतिपक्ष सांसद जी का। मैं अपनी बात कहने से पहले एक शेर कहना चाहूंगा। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अध्यक्ष महोदया, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल का सफर नहीं किया, लेकिन बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। हमारी सरकार बीते वर्षों में रेलवे सुरक्षा को लेकर कई तरह के उपाय लागू किए हैं, जिसमें मुख्य ध्यान हमारी सरकार ने कवच सिस्टम पर दिया है। हमारी सरकार ने कवच सिस्टम के लिए अब तक 1216.77 करोड़ रुपए की राशि खर्च की तथा अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कवच प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। अगर ट्रेन पर ब्रेक नहीं लग पाते हैं तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रण करता है। यह लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है। यह धुंधले मौसम के लिए बहुत उपयोगी है। महोदया, यह 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में सक्षम है।
मतलब एक ही पटरी पर दो ट्रेन आमने सामने आने पर भी एक्सीडेंट नहीं होगा महोदय। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। प्रश्न संख्या 223 श्रीमती आशना रावत। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरे देश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मामलों के 19.2% मामले अपहरण, 18.7% मामले सीलभंग और 7.1% मामले बलात्कार से संबंधित है। और हाल ही में कोलकाता में रेप एंड मर्डर जैसी खौफनाक घटना हमारे सामने हुई है। इन घटनाओं को रोकने व महिलाओं की सुरक्षा व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आपकी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? गृह मंत्री श्री मयंक रावत। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखती है, परंतु मैं विपक्ष से ये भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 30 साल तक इस देश पर शासन किया है और उन्हीं के शासन का नतीजा है कि आज देश में महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कानूनों का अभाव है। उन्होंने अपनी योजनाओं से देश को कमजोर करने का कार्य किया है, परंतु मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जल्दी सदन में नए एवं कठोर कानूनों को पारित करेगी, अपराधियों और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए नए कानूनों द्वारा सुरक्षा प्रदान करेगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 224 श्रीमती वंदना राणा। महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन यह संभव है कि इस योजना से भाड़े के सैनिक, जिन पे देश के प्रति सेवा व समर्पण का अभाव होगा, इसके अलावा मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग से सैनिक बनना संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें ऑपरेशन में भाग लेना होगा। महोदया, 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। महोदया, क्या इन कमियों के साथ यह योजना फलीभूत होगी? क्या आपको नहीं लगता कि यह योजना सैनिकों के अंदर देशभक्ति की जगह पैसे कमाने को बढ़ावा देती है? रक्षा मंत्री श्रीमती कामनी रावत। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ। महोदया, अग्निपथ योजना हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को बनाते समय हमारे सेना के तीनों अध्यक्षों से विस्तृत चर्चा भी की गई थी तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को इस योजना में शामिल किया गया है। महोदया, आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना के माध्यम से हमारे देश के युवा सेना से जुड़ेंगे तथा युवा के सेना से जुड़ने से सेना को भी कहीं न कहीं एक मानव संसाधन उपलब्ध होगा। महोदया, वे सैनिक जो 4 साल का प्रशिक्षण लेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण की अवधि में अच्छी तनख्वाह के साथ साथ अन्य भत्ते भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर कोई अग्निवीर सैनिक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कई तरह के कोर्स और डिप्लोमा भी सेना में रहकर कर सकता है। महोदया, वे सैनिक जो 4 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद सेवानिवृत्त होकर निकलेगा, उसे केंद्र तथा राज्य की फोर्स में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। महोदया, मैं विपक्ष के माननीय सांसद को ये भी बता दूं कि अग्निवीर योजना के तहत जो अग्निवीर सैनिक सेवानिवृत्त होकर निकलेगा उसे हमारी सरकार अपने कुछ रोजगार शुरू करने के लिए एक अच्छी एवं निश्चित रकम भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वह खुद का रोजगार तो शुरू कर ही सकेगा और अन्य लोगों को भी रोजगार देगा। अंत में महोदया, मैं यही कहना चाहूंगी, जो व्यक्ति सेना से प्रशिक्षण लेकर आएगा और समाज में कार्य करेगा, वो कहीं न कहीं समाज में अपने अच्छे नैतिक मूल्यों तथा चरित्र का निर्माण भी करेगा, जिससे हमारे देश की एकता को मजबूती भी मिलेगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 225 श्री युवराज राणा। ऑनरेबल स्पीकर मैम, अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई है
और इसमें कई सुधार एवं नई शिक्षण विधियों को अपनाने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त एवं कुशल शिक्षकों की कमी है। ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। ऑनरेबल स्पीकर मैम, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए पाठ्यक्रम सामग्री एवं कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत में कई भाषाएं व बोलियां हैं, अतः यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार के द्वारा एनईपी को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री श्री आदर्श सिंह भंडारी। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ तथ्य सदन के माध्यम रखना चाहता हूँ। महोदय, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चली आ रही थी वो अंग्रेजों के समय में लागू हुई थी, और वह शिक्षा भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए लागू की गई थी। दुर्भाग्यवश देश को आजादी मिलने के 70 साल बाद भी उस गुलामी के प्रति शिक्षा के स्वरूप को तोड़ रहे हैं, किंतु हमारी सरकार ने इस गुलामी के प्रति को तोड़ने का कार्य किया है और देश को उसकी अपनी शिक्षा नीति देने का कार्य किया है, जो कि ऐतिहासिक है। मैं विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन मानता हूँ। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर नई भर्तियां शुरू करने का कार्य किया है। सरकार ने स्कूलों भवनों को सुधारने के लिए इस बजट में शिक्षा बजट को 10% बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। वह देश को अंग्रेजी भाषा की गुलामी से निकालने के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता स्तर पर अपनाने पर जोर दिया है। आने वाली चुनौतियों से निपटने में सरकार सक्षम है एवं हमारी सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करके ही रहेगी। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय युवा सांसद लक्की। धन्यवाद स्पीकर महोदया, जो आपने मुझे शून्यकाल में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया। महोदया, मैं सदन का ध्यान इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर लाना चाहता हूं, जो कि दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण से जुड़ी है। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे देश की राजधानी एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रभाव है। इसके निवारण के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। संबंधित मंत्री मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करें। जी महोदया। अब माननीय सांसद सावन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे। धन्यवाद स्पीकर महोदय, जो आपने मुझे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर जोशीमठ भूदसाव क्या हो रहा है। महोदय, इसको लेकर 4 प्रमुख शोध हो चुके हैं, जिन पर शोधकर्ताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग कारण बताए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में 5 वैज्ञानिक कारण रखना चाहता हूं, जो इस प्रकार से है। पहला कारण यह है कि जो एनटीपीसी तपोवन में विष्णुगार परियोजना हो रहा है, उसका टर्मिनल निर्माण को बताया जा रहा है, जो एक मुख्य कारण है। महोदय, दूसरा कारण यह है कि जोशीमठ क्षेत्र एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा हुआ क्षेत्र है। तीसरा कारण यह है कि महोदय, शहर क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था का ना होना। चौथा कारण यह है कि महोदय, क्षमता से अधिक अनियमित कार्य हो रहा है। पांचवा कारण महोदय, अलकनंदा नदी में हो रहा भूकटाव। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है। आखिर कब तक धन की आड़ में जनता को गुमराह रखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के कारण हुए तबाही का मुझे और मेरे मंत्रिमंडल को बहुत खेद है। अगर हम बात करें जोशीमठ में भूदसाव के कारण की, तो इसके मुख्य कारण वैकल्पिक रूप से निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कारणों से जलधारा के प्राकृतिक प्रभाव में रुकावट आदि हो सकते हैं। हमारे भूस्खलन वैज्ञानिक
डॉक्टर स्वप्राविता चौधरी जी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशक में अर्थात पिछले 20 वर्षों में जोशीमठ का अनियंत्रित रूप से विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर ही समा रहा है। यह भूदशाओं का प्रमुख कारण है। चौधरी जी कहते हैं 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रेडी आपदा और बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी जोशीमठ में भूदशाओं की काफी हद तक जिम्मेदार है। ऑनरेबल स्पीकर मैम, जैसे कि माननीय सांसद जी ने कहा कि जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं का एक प्रमुख कारण एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना की टनल है। तो मुझे लगता है विपक्षी पार्टी अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आई, क्योंकि जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी या राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें साफ साफ वर्णित है कि जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं या भूस्खलन के लिए एनटीपीसी की परियोजना जिम्मेदार नहीं है। अब बात आती है सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो महोदय, इसके लिए मैं संसद के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार से है। केंद्र सरकार ने भूदशाओं ग्रस्त जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दे दी है और लगभग 200 लोगों को उनके टूटे हुए भवनों के बदले मुआवजा राशि भी प्रदान की गई है। धन्यवाद। अब काम रोको प्रस्ताव माननीय विपक्ष की नेता स्नेहा पेश करेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मान्यवर, रेलों में बढ़ते निजीकरण से हो रहे नुकसान हेतु नियम 184 के तहत मैं काम रोको प्रस्ताव की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जो सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में है वे हाथ खड़ा करें। निर्धारित सांसद संख्या बल कम होने के कारण काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है, अतः सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। माननीय सांसदों, मैं आप सभी को सूचित करती हूँ कि माननीय युवा सांसद प्रियांशु द्वारा इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में कहा गया है कि यह सदन सरकार के प्रति विश्वास का अभाव प्रकट करता है। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखें। माननीय सांसद श्री प्रियांशु। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मेरा मुख्य कारण है देश में बढ़ती महंगाई। खाद्य पदार्थ, ईंधन और अन्य वस्तुओं की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो रही है। इस कारण से आज मैं अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे माननीय सांसद जी बुद्धिमान सांसद नजर आते हैं, किंतु सदन के समक्ष ऐसे तर्कहीन विचार रखना क्या उन्हें शोभा देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, युद्ध और कोरोना जैसे काल में पूरे विश्व में महंगाई देखी गई है, जिसका असर हमारे प्यारे देश भारत पर भी पड़ा है। महोदय जी, तेलों की कीमतें जहां आसमान छूने लगी थी, जिस कारण महंगाई का असर हमारे देश में भी पड़ा, किंतु महोदया मैं सदन के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय जी, जो महंगाई दर हमारे मित्र देशों में 35, 36 और 18 की दर से बढ़ रही है, वह महंगाई की दर हमारे देश में केवल 8% से भी कम की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कि माननीय सांसद जी अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस लें। धन्यवाद। माननीय सांसद प्रियांशु द्वारा सदन में सरकार के प्रति विश्वास का अभाव प्रकट किया गया है। जो सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यस करेंगे, वो जो सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो नो करेंगे। यस पर वोटिंग की जाए। यस। नो पर वोटिंग की जाए। नो। नो का बहुमत है, नो का बहुमत है, नो का बहुमत है। इस अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है। नियम 66 के तहत कानून मंत्री श्रीमती रिद्धिमा पूनिया को विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाती है।
माननीय महोदया, मैं आपकी अनुमति से इस संसद में कृषि विधेयक 2022 को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माननीय सदस्यगणों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। इसी क्रम में किसानों के हितों को देखते हुए व वर्तमान समय में चली आ रही कृषि पद्धति की समस्या को दूर करने हेतु मैं इस संसद में नया कृषि विधेयक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदया, आज भी हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने कृषि कानून का पालन हो रहा है, जिससे कहीं किसानों की दशा दयनीय है। महोदया, हमारे द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून किसानों को समृद्ध बनाने का कार्य करेगा। यह किसानों को कहीं लाभ देगा, जैसे किसानों को उपज बेचने के लिए कहीं विकल्प मिलेंगे, किसानों को सीधे उपज बेचने की सुविधा होगी, किसानों को निजी खरीदारों से ज्यादा दाम मिलेंगे व बड़ी कंपनियां गांव में आकर किसानों से उपज खरीदेंगे। अतः महोदया, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं इन संसद में कृषि विधेयक प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। विधेयक के लिए द्वितीय वाचन शुरू किया जाए। माननीय कानून मंत्री जी, आप निम्न 4 विकल्पों में से किसे चुनना चाहेंगी? सदन में विधेयक पर चर्चा, विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना, विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजना, विधेयक पर लोगों के विचार जानने हेतु समाचार पत्र पर प्रकाशित करना। महोदया, मैं संसद में विधेयक पर चर्चा करना चाहूंगी। सदन में विधेयक पर चर्चा की जाए। माननीय विपक्ष नेता श्रीमती स्नेहा रावत। महोदया, ये जो कृषि विधेयक पेश किया गया है ये किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों को कई तरह की हानियां हो सकती है। जैसे महोदया, किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने का प्रावधान खत्म होने का डर है। दूसरा, इस बिल से खाद्यान्नों की कालाबाजारी व जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की जमीन पर कब्जा होने का भय है। चौथा, यह बिल किसानों को उद्योगपति के द्वारा शोषण करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। माननीय कानून मंत्री। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष दल को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कई लाभ होंगे। जैसे किसान अपनी उपज किसी भी संस्था में बेच सकता है, जिससे उसे एमएसपी का लाभ पहले ही की तरह प्राप्त होता रहेगा। छोटे व सीमांत किसानों को मदद मिलेगी, वो अधिक से अधिक बाजारों की स्थापना होगी। किसानों को ग्राहकों द्वारा किए गए भुगतान में अधिक हिस्सा मिल सकेगा, जो वर्तमान समय में 15% है। ग्रामीण आय में मदद बढ़ेगी। वह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई मांग के कारण अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिलेगी। महोदया, किसानों के उत्थान के लिए निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय किसान विकास योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन, ऑयल पंप वृक्षारोपण मिशन जैविक श्रृंखला मूल्य मिशन। धन्यवाद। अब विधेयक पर मतदान किया जाएगा। जो सांसद इसके समर्थन में होंगे वो यस कहेंगे, वो जो सांसद इसके समर्थन में नहीं होंगे वो नो कहेंगे। यस पर वोटिंग की जाए, नो पर वोटिंग की जाए। यस का बहुमत है, यस का बहुमत है, यस का बहुमत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शांत हो जाए कृपया। अतः महासचिव महोदया, इस विधेयक को राज्यसभा में भेज दिया जाए। जी महोदय। सदन की कार्यवाही आज के लिए समाप्त की जाती है। धन्यवाद।